डाउट्स हैं तो सेंड कर दो अभी। तो शायद ये क्वेश्चन है, a 20 ml solution containing 0.2 gram impure H2O2 reacts completely with 0.316 gram of KMnO4 in acid solution, then the purity of H2O2 in percent is। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब के हो सकता है ना, H2O2 से क्या मिलेगा हमें, H2O2 से ये H2O2 की ऑक्सीडेशन, मतलब H2O2 जो है दैट इज ऑक्सीडाइज ना, क्योंकि KMnO4 है। KMnO4 कैसा होता है, KMnO4 is an oxidizing agent। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट ऑक्सीडाइजेस H2O2। अब अगर मैं H2O2 की बात करूं तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, -1। तो देख लो कैसे इसने फाइंड आउट किया होगा, क्योंकि H2O2 में O2 को ले लो x, हाइड्रोजन यू नो with non-metal it is +1, so 2 + 2x equal to 0, so 2x equal to -2, so x is equal to -1। तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो -1 से ऑक्सीडाइज होना मतलब तो H2O2 से, हाँ जी O2, क्योंकि -1 से ज़्यादा होगा तो 0 हो जाएगा, तो H2O2 से क्या बनेगा, O2। तो ऑब्वियसली जो N फैक्टर है H2O2 का, H2O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, -1 से 0, -1 से 0, तो N फैक्टर फॉर H2O2 that is 2। and what is N factor for KMnO4 in acidic medium, लास्ट टाइम बताया था मैंने, यस, KMnO4 का N फैक्टर इन एसिडिक मीडियम दैट इज 5। तो इसलिए क्या करेंगे हम कि एक तरफ लिख दो H2O2 और दूसरी तरफ लिख दो KMnO4, और सर हमें यहाँ एन फैक्टर की क्यों जरूरत है, हमें यहाँ क्या निकालना है? हाँ बेटा, हमें फाइंड, देखो
पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें प्योरिटी निकालनी है। किसकी? H2O2 की प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2, तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर H2O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर H2O2, मतलब टोटल वेट इनटू 100। तो कुल मिला के इम्प्योर H2O2 का मास तो दे रखा है हमें, देखो इम्प्योर H2O2 का वेट इज गिवन टू अस एंड दैट इज 0.2 ग्राम। और कितना ml है वो? 20 ml सोल्यूशन है जिसमें 0.2 ग्राम इम्प्योर H2O2 है। हमें ये बताना है वो 20 ml में कितना ग्राम प्योर H2O2 है जो 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4 से रिएक्ट करे। ये क्वेश्चन है, समझे बेटा? जी सर। तो अब ये हमारे पास पार्ट है। अब मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो ये मास ऑफ प्योर H2O2 हमें चाहिए सबसे पहले, तभी हम परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक तरफ लिख दिया हमने H2O2 और दूसरी तरफ लिख दिया KMnO4। अब H2O2 और मैंने बताया था जब भी कभी भी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स आते हैं तो आपको N1V1 इक्वल टू N2V2 लिखना है, बताया था ये। सर किसी भी रिएक्शन के लिए बिल्कुल बेटा बिल्कुल, देयर इज नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन इफ यू नो द एन फैक्टर। तो H2O2 का एन फैक्टर है 2, तो 2 इंटू M1V1 इक्वल टू 5 इंटू M2V2। ओके अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये जो M1V1 है, क्योंकि यहाँ हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 20 ml है ना सोल्यूशन का, जिसमें 0.2 ग्राम H2O2 है। अब हमें उसकी शायद ज़रूरत ना ही पड़े। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ M1 इंटू V1 चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है? वॉल्यूम मैंने गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ मैंने वॉल्यूम अगर लीटर में ले लिया तब भी नंबर ऑफ मोल्स, और ये 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। अब इसका वेट आपको फाइंड आउट करना है H2O2 का, और मोलर मास इसका आपको पता ही है 34 है, ये 5 और वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई 158। तो कितना आ गया ये वेट ऑफ H2O2? सर वेट ऑफ KMnO4 तो दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, वही लिखने जा रहा हूँ मैं। तो इट इज़ 5 और व्हाट इज वेट ऑफ KMnO4? 0.316 डिवाइडेड बाई 158। तो वेट ऑफ H2O2 comes out to be 5 into 0.316 into 17 by 158। बोलो कितना आया? सर 0.17 ग्राम। 0.
17 का एग्जैक्ट अगर कर सको तो। हाँ तो ये टोटल 0 पॉइंट यही है। यही है ना। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ H2O2 क्या हो जाएगी फिर? परसेंटेज प्योरिटी इट इज 0.17 डिवाइडेड बाय 0.20 इंटू 100, क्योंकि प्योर सैंपल का वेट ये आया जो हमने निकाला एग्जैक्टली, दैट इज 0.17 ग्राम, और जो सैंपल का है इम्प्योर सैंपल का वो है 0.2, तो इंटू 100, तो क्या है आंसर? सर 85%। 85%। तो दिस विल बी आर आंसर। तो हम यहां लिख देंगे 85%। परसेंटेज लिखना है तो सिर्फ 85 ही लिख देंगे। तो कैसे सॉल्व किया समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या देखा कि दो ही रिएक्टेंट है, एक H2O2 है, एक KMNO4 है। हमें पहले परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला था कि मास ऑफ प्योर H2O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर H2O2 इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्योरिटी ऑफ H2O2, परसेंटेज प्योरिटी। और इम्प्योर का वेट ऑलरेडी दे रखा था, प्योर का वेट हमने वो रिएक्शन, वो जो उसका इक्वेशन है, जब भी दो डिफरेंट रिएक्टेंट से डील करते हैं तो हमेशा आपको N1V1 इक्वल टू N2V2 लिखना है। तो वहाँ से नंबर ऑफ इक्विलेंट्स आ जाते और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन, हम इसको देखो नंबर ऑफ इक्विलेंट्स से भी वहीं आपको ये नहीं करना होता इसके आगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है कि ये H2O2 था और दूसरे वाला KMNO4 था। अब N1V1 N2V2, तो ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ इक्विलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विलेंट्स ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलेंट्स ऑफ KMNO4। और नंबर ऑफ इक्विलेंट्स क्या होते हैं? वेट ओवर इक्विलेंट वेट। तो इक्विलेंट वेट इसका कितना होगा? 34/2, क्योंकि n फैक्टर इसका 2 होता है। और उधर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ KMNO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन अपॉन n फैक्टर इंटू 5। तो सेम इक्वेशन बन जाती है ना, यही जो हमने बनाई थी, जैसे ये है वैसे ही ये होती। और इससे भी वेट ऑफ H2O2 आ जाता 0.316 बाई 158 इंटू 5 इंटू 34/2। ये भैरवी, इज इट करेक्ट? यस सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन भी? आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो ऑर्गेनिक का है, तो आई विल टेक अ बिट एट द एंड, ठीक है? सर वो मैकेनिज्म में डाउट था उसलिए पूछा। हाँ वो मैं एंड में बता दूंगा, क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए। और किसी ने डाउट भेजा था क्या? किसी ने? सर मैंने दो प्रांशुल, राइट? हाँ ओके। एक तो ये था,
और दूसरा तो क्वेश्चन है 1.020 ग्राम ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड containing 0.540 gram of the metal. If the specific heat of the metal is 0.216 calories per degree per gram, the molecular formula of its oxide is. Actually इसमें ना आपको ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ सुना है आपने? हाँ सर सुना है बट समझ नहीं आता। अच्छा, क्या होता है ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ? सर नहीं पता। हाँ जी बोलिए। सर नहीं पता। नहीं पढ़ा? ओके, तो किस किसने पढ़ा है? हाँ बच्चे, प्रांशुल बता सकते हो आप? नहीं सर वही तो। जो मतलब हीट कैपेसिटी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, और इनटू लॉन्ग पेरियड्स लॉ ही बोलते हैं ना उसको। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पड़ा है, स्पेसिफिक हीट इनटू, मेरे भी हीट इनटू इसको मैं, हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सॉरी स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी इनटू एटॉमिक वेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। ये जो है ना ड्यूलोंग पेटिट लॉ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी into atomic mass of a solid is approximately constant and is equal to 6.4। 3R के बराबर होगा ना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप एटॉमिक मास निकाल लोगे, इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करो मेटल का। व्हाट इज एटॉमिक मास? सर 29.6। हाँ तो देखो, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई 0.216, एटॉमिक weight approximately 6.4, that implies atomic weight is equal to हीट की कोई भी यूनिट चलती है? नहीं नहीं, यही कैलोरीज पर डिग्री पर ग्राम, तभी ये वैल्यू आएगी। तो ये कितना आया? ऑलमोस्ट 29.63, राइट। तो ये आ गया आपका एटॉमिक वेट। अब ये जो पहले वाली स्टेटमेंट है, दैट आई हैव टोल्ड यू कि इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हो उससे, याद है? पहले वाली स्टेटमेंट से इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाओ मुझे।
1.020 gram of metallic oxide contains 0.540 gram of the metal. बोलो. इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल फाइंड आउट कर सकते हो इससे. No, sir. बोलो. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज. Sir, equivalent weight of metal oxide upon mass of oxygen. वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8. ठीक है. तो वेट ऑफ मेटल इज गिवन टू यू 0.540 और सॉरी हाँ मेटल का वेट दिया है. तो मेटल ऑक्सीजन का कितना हुआ. मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का वेट माइनस कर दो. 0.48 इंटू 8. कितना आया बेटा. सर 9. 9. ओके. तो यहाँ से आप को पता है कि जो एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is equal to atomic weight of metal divided by n factor. तो यहां से n फैक्टर आ जाएगा. व्हाट इज n फैक्टर. एटॉमिक वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट. एटॉमिक वेट इज 29.63 और इक्विवेलेंट वेट इज 9. ऑलमोस्ट 3. हाँ सर 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना. बट क्योंकि बैलेंस जो एन फैक्टर है वो तो फ्रैक्शनल नहीं रख सकते हम, क्योंकि इसने फॉर्मूला दिया है MO, M2O3, M2O4, M2O. सो एन फैक्टर शुड बी आइदर +2, +3, +4 और +1. ये समझ गए क्यों कैसे लिखा मैंने. ये +2, +3, +4, +1 कैसे लिखा. मेटल पे चार्ज, Yes, sir. बिकॉज MO बनाना है आपको, है ना. तो मेटल 2+ होगी या मेटल 3+ होगी, मेटल +1 हो सकती है, मेटल +4 हो सकती है. और O तो 2 नेगेटिव रहेगा. तो क्रिस क्रॉस करोगे ना, तो पहले में क्या बनेगा M2O2 मतलब MO. दूसरे में क्या बनेगा M2O3, M2O, M2O4. तो यहाँ से 3 आया एन फैक्टर. इसका मतलब मेटल पे 3+ चार्ज, O पे 2 नेगेटिव ही होता है. तो 3 2. तो फॉर्मूला शुड बी M2O3. तो आंसर शुड बी B. हाँ सर. तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो मेटल ऑक्साइड और मेटल थी उससे आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला. स्पेसिफिक हीट से आपने एटॉमिक वेट फाइंड आउट किया, एन फैक्टर निकाला और फिर फॉर्मूला डिराइव कर दिया. डन. सर तो जब भी हमें स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक वेट में रिलेशन यूज करना हो तो हम डुलॉन्ग टेक्निक. बिल्कुल बिल्कुल.
स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट, और स्पेसिफिक हीट शुड बी इन कैलोरीज। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं अब। 6.2 ग्राम ऑफ अ सैंपल containing sodium carbonate, sodium bicarbonate and non-volatile inert impurity। अब देखो स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है क्या, नॉन वोलेटाइल इनर्ट इम्प्यूरिटीज। व्हाट इट मीन्स कि वो इम्प्यूरिटीज आर नॉट वोलेटाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे आर इनर्ट, दे आर नॉट रिएक्टिंग, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। So on gentle heating, it loses 5% of its mass due to the reaction। ये रिएक्शन हो रहा है ना, 2NaHCO3 to give Na2CO3, H2O and CO2। So due to this reaction, 5% of its mass is lost। So residue is dissolved in water and formed 100 ml solution, and its 10 ml portion requires 7.5 ml of 0.2 molar aqueous solution of barium chloride for complete precipitation of carbonates। So determine the mass in gram of sodium carbonate in the original sample। Okay, तो सबसे पहला काम है कि जो मास है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और जो नॉन वोलेटाइल इनर्ट इम्प्योरिटी है, दैट इज 6.2 ग्राम। अब इस 6.2 ग्राम में से जो 5% मास है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू दिस रिएक्शन। NaHCO3 to give Na2CO3 plus H2O plus CO2। तो एक्चुअल वो लॉस किसका हुआ ये बता सकते हो? जो लॉस है इनमें से क्या लॉस होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। CO2 निकलता है। वेरी गुड, CO2 बेटा, क्योंकि आप जेंटल हीटिंग कर रहे हो उस सैंपल को, तो इनमें से गैस एक ही है ना बच्चे। सर पर सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें बदल रहा है तो उसका मास कम हो हाँ रहा है। हाँ हाँ बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कम हो रहा है, बट जो मेन लॉस जो हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है ना, Yes। और साथ में वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो रिमूव हुआ, मेरा बोलने का मतलब, हाँ, मैं लॉस तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हुआ, यू आर राइट, है ना, बट ओवरऑल लॉस क्यों हुआ, मेरा क्वेश्चन उससे थोड़ा सा आगे था ना। वो सही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का लॉस हुआ जेंटल हीटिंग से, बट सोडियम बाइकार्बोनेट में जो मास का लॉस हुआ दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। है ना। तो अब मैं क्या करता हूं कि जो मास कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, जो मास हुआ दैट इज ड्यू टू, हम मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ? 5% ऑफ 6.2, ठीक बोला?
तो सर एक सेकंड, तो पर इसमें हीटिंग पे पानी इवेपोरेट नहीं होगा? हाँ जी, पानी इवेपोरेट नहीं होगा? यार जेंटल हीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेजिड्यू बोला है इसने, है ना? रेजिड्यू इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। हाँ ओके ओके ग्रेट। तो ये दोनों का मास हुआ फिर तो। रेजिड्यू तो सोडियम कार्बोनेट ही बनेगा, बाकी तो ये लिक्विड है और ये गैस है। बट जैसे ही मतलब रेजिड्यू ही रिकवर हुआ है, तो इसका मतलब वो मास ऑफ H2O और मास ऑफ CO2 दोनों का मास है ये। तो कितना है? 5% ऑफ 6.2 कितना हो गया? बोलो। सर 0.31 0.31 ग्राम। हाँ तो ये आ गया 0.31 ग्राम। उसके बाद ये जो रेजिड्यू है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। अब बाकी चीज़ें वैसी रही, देखो सोडियम कार्बोनेट वैसा रहा, और जो इतना भी सोडियम बाइकार्बोनेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम कार्बोनेट में। और नॉन वोलेटाइल इनर्ट इम्प्योरिटीज तो ऐसे ही रही। तो इस रेजिड्यू को हमने डिसॉल्व किया वाटर में और टोटल 100 ml सोल्यूशन बनाया उसका, और उसमें से फिर 10 ml पोर्शन लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है when react with barium chloride, what is the reaction? BaCl2 plus BaCO3 BaCO3 बेरियम कार्बोनेट के पीपीटी बने और साथ में 2NaCl। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड जो चाहिए फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन दैट इज 7.5 ml ऑफ 0.2 मोलर। जी बेटा। सर इसके बाद हम M1 V1 हाँ, ये नहीं भी लिखते तो सीधा लगा देते हैं हम, है ना? तो N1V1 इक्वल टू N2V2 लगा दो। अब बताओ व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट? M1 V1 is equal to M2 V2 की तरह से। बच्चा स्टार्ट आपको N1V1 इक्वल टू N2V2 से ही करना पड़ेगा। समझाया क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं, है ना? तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात ही करेंगे यहाँ। ठीक है, ओके। तो इसका एन फैक्टर कितना है सोडियम कार्बोनेट का? 2 2 is n factor of sodium carbonate. And what is n factor of barium chloride? कैसे n फैक्टर निकालते हैं? आदरित बता। बेरियम क्लोराइड का हाँ। तो बिकॉज Cl पे एक नेगेटिव होता है, तो 2Cl नेगेटिव है, तो इसलिए ये कितना भी 2 होगा। हाँ 2 होगा। देखो ना, सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में क्या देखा जाता है?
टोटल नेगेटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज? तो 2 इंटू M2V2। हाँ, तो ये अब हम लिख सकते हैं इसको M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, राइट। तो अब बताओ, ये सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम दिया हुआ है 10, ठीक है, और M2 का कितना दिया है 0.2 एंड 7.5। बोलो कितना हुआ? M1 कितना आया? वन पॉइंट फाइव? नहीं नहीं, 7.5 इंटू 0.2 है ना। कितना है? 0.15। ठीक है, ओके। तो एम ये आ गई मोलैरिटी किसकी? 7.5 इंटू 2 तो कितना हुआ? ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 0.15। कितने मोल हुए पर लीटर? अब देखो, मोलैरिटी चाहे 10 ml हो या 100 ml हो, मोलैरिटी रिमेन सेम। ठीक है ना। तो मोलैरिटी हमारे पास है, और टोटल वॉल्यूम कितना बनाया था हमने? 100 ml। हाँ जी बेटा। ये 1.5 है। ओके ओके, सॉरी। नहीं सर, 1.5 है तो फिर ये 10 बेटा ये देखो ना, 7.5 है और नीचे 10 आएगा, तो 0.2 से तो कम ही होगा ना, वो 0.15 ही आएगा। आप ऐसा करो, ऐसे लो, ये 2/10 0.15 ही है। लो, 150 अपॉन 1000 लो। ठीक है, ओके। तो यहां तक हो गया आपका। अभी बताओ आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने होंगे उस सैंपल में? बोलो। बोलो। हम्म, बोलो।
Sir, given mass upon mass of Na2CO2. देखो ना, मोलैरिटी आपके पास है 0.15, ठीक है, और वॉल्यूम कितना था सोल्यूशन का 100। Sir, volume. एक मिनट बेटा, ये जो 10 ml था ना सोल्यूशन, उस पोर्शन के लिए 7.5 ml 0.2 मोलर एक्वस बेरियम क्लोराइड चाहिए था ना। तो यहाँ जब M1 B1 M2 B2 किया हमने, है ना, तो वहाँ तो मोलैरिटी आई ना बच्चे। तो मोलैरिटी चाहे जो 10 ml में मोलैरिटी होगी वही 100 ml में होगी। सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर होगा। उसमें से 10 ml अपने पोर्शन लिया, उसके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो आपने ले लिया। समझ गए बच्चे? हाँ सर मुझे ओके, तो अब इस तरह से ये जो कितने मोल्स है बोलो? हाँ वो 0.01 पॉइंट 0 इतने मोल आया ना। तो टोटल वेट जो आया सोडियम कार्बोनेट का कितना आया? वेट कितना आया सोडियम कार्बोनेट? Sir, molar mass 106 gram. तो 0.015 इंटू 106, Yes. तो कितना आया? 1.5 gram. तो ये जो 1.59 ग्राम है ये टोटल वेट है। इसमें से एक तो है ओरिजिनल सोडियम कार्बोनेट उसमें जो था, है ना, और क्या है जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, राइट। हाँ सर इसमें से जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज थी ना वो तो पहले रिमूव कर दी हमने, क्योंकि वो थोड़ी कार्बोनेट बनाएगी। सही है? यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट? बच्चों ये समझ में आ गया कि वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है ये किसका, ये एक तो कार्बोनेट जो ओरिजिनली प्रेजेंट है और दूसरा जो बाई कार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ वो भी है, दोनों का वेट है ये। क्योंकि देखो हेलो, हाँ सर अच्छा पहले चली गई थी क्या? हाँ सर अब ठीक है? एम आई ऑडिबल? हाँ सर ओके, सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि सोडियम कार्बोनेट एक तो ओरिजिनली प्रेजेंट है, दूसरा सोडियम कार्बोनेट बना जब सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है। और यहाँ से मुझे बताओ आप, ये जो पोर्शन है यहाँ से कुड बी कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? इज इट पॉसिबल? देखो इसको ऐसे करूं मैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अगर हो तो जो लॉस होगा देन इट लीड्स टू लॉस ऑफ
1 mole of H2O and 1 mole of CO2, करेक्ट? सही है ये? अब टोटल मास कितना लॉस हुआ वो तो हमें पता चल गया है। अब देखो, अगर मेरे पास 2 मोल हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो इसको मैं ना वेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 मोल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? वेट of 2 moles of sodium bicarbonate, बोलो। टू इंटू कितना होता है? 84, कितना होगा? 168 ग्राम। तो 160 ग्राम वेट अगर होता सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो जो लॉस होता, लॉस इन वेट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ H2 एंड CO2, वो कितना होता? 18 plus 44. वेरी गुड। 18 + 44 मीन्स कितना हो गया? 62 ग्राम। तो वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट Sir, 168 minus 62. एक एक पहले मैं स्टेटमेंट बना देता हूं। वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन लॉस इन वेट ड्यू टू इट्स decomposition to sodium carbonate, H2 and CO2, that is equal to, अच्छा, due to decomposition of a to this, एक मिनट, weight of sodium bicarbonate when loss in weight due to its decomposition to this is 62 gram, that is equal to 168 ग्राम। ये स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वेट है, जब लॉस जो है उसके वेट में ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन टू दिस इज 62, दैट इज इक्वल टू 168। लॉस हुआ 62 ग्राम, तो वेट जो था वो कितना होना चाहिए था? 168। बट लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 0.31 ग्राम, 5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेम स्टेटमेंट लिखें और यहाँ लिख दें कि अगर ये 0.31 ग्राम है, तो कितना होगा ये? 168 डिवाइड बाई 62 इंटू 0.31। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई कैसे लिखी मैंने पूरी? तो कितनी हुई बोलो? 0.84 हाँ तो अच्छा, 0.84 ही आया। हाँ तो अब दोनों चीज़ें तो आई हैं हमारे पास। टोटल वेट आ गया 1.59, टोटल वेट आया 1.59, है ना? और उसमें से बाइकार्बोनेट का वेट कितना है? 0.84 ग्राम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
तो वेट ऑफ ये जो सोडियम कार्बोनेट का वेट है वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो टोटल वेट आया। सर एडिशनल भी और ओरिजिनल भी। हाँ, इसमें है ओरिजिनल, इसमें से हाँ ओरिजिनल वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस ड्यू टू decomposition of sodium bicarbonate, weight of resid weight of sodium carbonate due to the decomposition of sodium bicarbonate. So original weight of sodium carbonate is equal to 1.59 minus 0.84, कितना आया? 0.75, तो 0.75 ग्राम जो है आंसर ही नहीं है। सर एक्चुअली आंसर 1.06 है। एक मिनट, 1.06 ना? हाँ सर, कहाँ पे मिस कर गए हम? 0.015 तक करेक्ट है, उसके बाद थोड़ा डिफरेंस। एक मिनट, जीरो 0.84 ग्राम जो है ये किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का है ना बच्चे। यहां पे गलती कर दी हमने, हम 0.84 यहां क्या ले रहे हैं? वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ, वो चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। समझ में आया? सर 0.84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें NaCO2 का मिल जाएगा। वही बता रहा हूँ कि देखो ये 0.84 ग्राम आया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपने जब डिकम्पोजिशन किया है ना, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज किया, हमें चाहिए वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आफ्टर द डिकम्पोजिशन। तो देखो अगर 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट? तो 2 मोल्स कितने ग्राम? 168। that is equivalent to 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बट हमारे पास कितना है? 0.84 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कितना आया ये? 0.52। तो ये है वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो बनता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ 0.84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम उसको करेंगे कि ओरिजिनल वेट जो है सोडियम कार्बोनेट का, दैट इज टोटल वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट ड्यू टू बोथ माइनस वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 2.06 है। वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये है 0.53,
ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आएगा 1.06 तब आएगा बच्चे। हाँ, तो जो फर्स्ट वाला मेथड था जी उसमें जो हमने NaCO3 का निकाला था जी 0.84, जी उसमें H2 और CO2 भी था अननोइंगली। हाँ, और हमें चाहिए था सोडियम कार्बोनेट का वेट, हाँ क्योंकि हमने लास्ट में जो 1.59 ग्राम निकाला है वो तो सोडियम कार्बोनेट का वेट है, और हम सब्ट्रैक्ट गलती से कर गए थे सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट। हमें किसका वेट सब्ट्रैक्ट करना था? जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए कम आ रहा था वो, क्योंकि हाँ, NaCO3 तो वो कितना है? 0.31। वैसे भी करते तो भी चलता है ना, कि टोटल वेट सोडियम बाइकार्बोनेट का है 0.84 ग्राम, उसमें से 0.31 ग्राम तो लॉस हो गया, तो जो बचा वो किसका है? बचा जो सोडियम कार्बोनेट बना उसकी वजह से, राइट? तो दोनों तरीकों से आप 0.53 निकाल सकते थे। थोड़ा सा लेंथी और मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बट एनी हाउ एट द एंड में रिजल्ट पे पहुंच गए, इट्स गुड। तो अब मैं आगे बताऊं आपको। जी सर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये पता ही होगा रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि रिडॉक्स और ये साइड बाय साइड चलते हैं, तो हम रिडॉक्स भी साथ में ही कवर कर लेते हैं। तो पहला है रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट रूल है कि एनी एटम in their elemental state has zero oxidation number। कोई भी अगर एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है एटम किसी भी रिएक्शन में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 ले लेंगे। जैसे सोडियम सॉलिड या O2 गैस, O3 गैस, P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, कोई भी एलिमेंटल स्टेट। हाँ, एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें एक ही जैसे एटम्स हो। तो अगर कोई भी एटम उसकी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं हम? 0। तो ये फर्स्ट रूल है। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा, सेकंड, एनी सिंपल आयन, एनी सिंपल आयन, जैसे क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन अगर कहीं होता है तो -2 कैसे ले लेते हैं? तो अगर वो किसी कंपाउंड में है तो हम देखेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बट अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो इट इज ऑलवेज 0। सो एनी सिंपल आयन हैज ऑक्सीडेशन, सिंपल आयन मतलब एक ही एटम के ऊपर चार्ज होना, दैट इज सिंपल आयन। सो एनी सिंपल आयन हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स चार्ज। कोई भी सिंपल आयन हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है उसके चार्ज के बराबर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से Fe2+, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ?
+2, Cl माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? -1, या Fe3 प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर +3। सिंपल आयन मतलब एक ही एटम के ऊपर चार्ज होना, दैट इज कॉल्ड सिंपल आयन। बट ऐसे हो SO4 2 नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ऐसा कोई भी आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व हो उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं। तो कोई भी अगर सिंपल आयन होगा, है ना, तो उसका जो भी चार्ज होगा दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये दूसरा रूल हो गया। रूल नंबर 3, एल्कली मेटल्स। क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है एल्कली मेटल्स का? सर +2। एल्कली मेटल बेटा +1। एल्कली मेटल हैज ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। एल्कली मेटल मतलब ये वाले बच्चे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना। हाँ मुझे समझ आ गया था कि तो ये क्या होता है? नोबल गैसेस। आप एल्कलाइन अर्थ मेटल पे पहुंच गए, NS1, तो हमेशा +1 होगा इनका। नोबल गैस के आगे NS1। वैसे ही alkaline earth metal has always +2 oxidation number. Beryllium, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनमें हमेशा क्या होगी? नोबल गैसेस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2, S ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अगर ग्रुप 1 होगा तो +1, ग्रुप 2 होगा तो +2। एल्यूमिनियम, हाँ ये लिखना भूल गया मैं। एल्कली मेटल हैज ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स। ऐसा नहीं कि एल्कली मेटल अकेली प्रेजेंट हो, सोडियम लिखा हो सॉलिड, और आप बोलोगे सर ने तो बोला है +1 होता है। तो वो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि एलिमेंटल स्टेट में होगा तो 0। अगर सिर्फ सोडियम लिखा है सॉलिड किसी रिएक्शन में तो वो हमेशा क्या होगी? 0। बट लिखा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इट इज ऑलवेज +1। Same alkaline earth metal has always +2 oxidation number in their compounds. Aluminium has always +3 oxidation number in its compounds. Fluorine. Fluorine has always -1 oxidation number in its compounds. Then hydrogen. Hydrogen has So both -1. it's a +1 oxidation number with non-metals and
-1 ऑक्सीडेशन नंबर विद मेटल्स। ठीक है, जैसे HCl है तो क्लोरीन के साथ होगा तो +1, पर मैंने लिखा सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मेटल के साथ है तो इट इज -1। देन oxygen has -2 oxidation number in most of its compounds. But it may be -1 in peroxide, that is O2 2 negative, and -1/2 in superoxide, O2 1 negative. So peroxide, you know, बहुत सारे compounds हैं, for example hydrogen peroxide, और superoxide is very few, like सोडियम peroxide होता है KO2। सो अगर KO2 होगा तो इट इज सुपरऑक्साइड, O2 1 नेगेटिव हुआ ना, तो ये याद रखना है आपको। तो ये हो गए रूल्स। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज in KMnO4 and chromium in potassium dichromate। चलो करो पहले। हाँ सही है। सेकंड का सर +6। चलो करो, बाकी करो ट्राई। ऐसे इन्होंने बता दिया क्योंकि ये तो आपके सीनियर हैं, तो जो 11th में है वो तो करो खुद। फॉस्फोरस इन PO4 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन इन NH4 पॉजिटिव। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, KMnO4। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है ना, टेक इट एज X। अभी लिखवाया था कि पोटेशियम का क्या होना चाहिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज ऑलवेज +1, एंड मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन -2। तो देखो 1 there is only 1 potassium, so 1 into 1 1 plus 1 into x -8, 4 into -2, so that is 0। that implies x -7 equal to 0 और x equal to +7। तो x हो गया +7। सेकंड की बात करोगे, K2 Cr2O7। तो अगेन टेक क्रोमियम एज X, पोटेशियम
+1, ऑक्सीजन -2। तो क्या हो गया ये 2, ये इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि KMnO4 नट शेल इसका चार्ज क्या है? 0। तो 2 + 2x - 14 that is 0. Yes, 2x - 12 equal to 0. That implies 2x equal to +12 and x equal to +6. Then third one, sulfur in SO4 2 negative. तो आपको क्या करना है? SO4 2 negative कर देना है. Take it sulfur as x, ऑक्सीजन as -2, तो ये हो जाएगा x - 8 equal to -2. हाँ, that implies x is equal to +6. वैसे ही मतलब अब हमने क्या किया, जैसे ये PO4 3 negative, again phosphorus take it as x -2, so x - 8 equal to -3. That implies x is equal to +5. Nitrogen in NH4 plus, तो टेक इट एज x, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉन मेटल. तो x + 4 equal to +1. सो क्योंकि टोटल चार्ज लेना है ना, x आ जाएगा -3. आई होप यू अंडरस्टूड. कर लोगे ना? गुड. तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम. जी बेटा बोलो. बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल के साथ है, सो उसकी -1 नहीं आएगा? बेटा नाइट्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है ना? ओके, चलो अब बैलेंसिंग करते हैं. बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम. ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि 11th वालों ने नहीं करी होगी, अदरवाइज जो रिपीटर्स हैं दे नो बेटर. तो और 12th में भी है तो भी करी होगी. बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम. तो याद रखना आप कि 2 रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसिडिक मीडियम में. एक कि जो MnO4 नेगेटिव है, always keep in mind whenever we have MnO4 negative और KMnO4 का जो मेन आयन है वो है MnO4 नेगेटिव, क्योंकि KMnO4 में क्या है? K+ और MnO4 नेगेटिव. क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम पर मैग्नेट. तो पोटेश पर मैग्नेट, हाँ जी बेटा. तो MnO4 नेगेटिव जो है ना एसिडिक मीडियम में, दैट विल गिव Mn2+. ये आपको याद ही रखना है कि MnO4 नेगेटिव जो होता है एसिडिक मीडियम में वो Mn2+ देता है. तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन MnO4 नेगेटिव? जो KMnO नहीं बेटा 5 कैसे? MnO4 -1, तो ये x, ये -2, तो इट इज x - 8 equal to -1. x is
+7 ना, तो ये +7 से कहाँ जा रहा है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज हियर? +2. +2, क्योंकि सिंपल आयन हो गया, तो जो सिंपल आयन पे चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितने का चेंज हुआ ये? 5। तो इसका n फैक्टर 5 होता है ना। वैसे ही बैलेंसिंग में बताता हूं, पर पहले जस्ट n फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। Cr2O7 2 नेगेटिव, उससे बनता है Cr3+, ये भी आपको याद ही रखना है। सर अगर रिएक्शन ना दी हो और केवल KMnO4 दिया हो तो फिर हम उसका n फैक्टर हाँ बेटा, तो उसने ना मेंशन किया होगा कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, ठीक है। उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, अगर न्यूट्रल है ना या बेसिक है तो अलग होता है, अगर एसिडिक है तो ये होगा, उसका मैं बताता हूं आपको, पर पहले ये कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये दो रिएक्शन जो है ना 12th में भी आपके काम आएंगे, कंपटीशन में भी काम आएंगे, और हर जगह ये तो रिएक्शन मतलब होते ही होते हैं। इवन प्रैक्टिकल्स में भी, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आए तो वो भी होता ही है ना। तो अब अगर हम n फैक्टर निकालें तो कितना, एक पहले बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बेटा? देख लो, Cr2O7 पे 2 नेगेटिव है, तो X +6, क्योंकि क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्रोमियम 2x हो गया, -14 दैट इज इक्वल टू -2, तो 2x वही हुआ ना +12 और x इक्वल टू +6, तो क्रोमियम +6 से +3, तो एक क्रोमियम के लिए कितना का चेंज हुआ? एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज हुआ? 3 का चेंज हुआ ना, एक के लिए। बट क्रोमियम कितने हैं डाइक्रोमेट में? इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, राइट? डाइक्रोमेट आयन। और K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं? परमैंगनेट आयन। तो कितने का बोलो n फैक्टर कितना होगा डाइक्रोमेट का? बोलो। 6 बेटा, 6, क्योंकि एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज हो रहा है ना, बट डाइक्रोमेट में क्रोमियम है 2, इसलिए कितने का चेंज होगा? 6 का। तो हमेशा आपको, अब देखो दिमाग में फिट कर लो, ये याद ही रखना है कि जब भी एसिडिक मीडियम होगा और परमैंगनेट होगा तो n फैक्टर 5 होगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा तो n फैक्टर 6 होगा। अब इसकी मैं बैलेंसिंग बताता हूं आपको। K2Cr2O7, तो MnO4 नेगेटिव है, इधर Mn2+ है, तो रूल नंबर 1 क्या है? बैलेंसिंग, रूल्स टू बैलेंस, राइट? तो रूल, पहला रूल है बैलेंसिंग का, बैलेंस द एटम्स other than, balance the atoms other than
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी एटम्स को पहले बैलेंस कर दो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एटम है इसमें? मैग्नीज। इस साइड कितने मैग्नीज है और दूसरी साइड? दोनों साइड 1 1 है। तो इसका मतलब मैग्नीज तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम जाएंगे इसके आगे। ये पहला रूल चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, एक जैसा चलेगा। अब इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम क्या करना है? ऐड H2O to the side deficient of oxygen and double number of H plus ions to the opposite side. Add H2O to the side deficient of oxygen and double number of H plus ions to the opposite side. तो करो। या फिर अगर हाइड्रोजन डेफिशिएंट है तो ऐड H plus to the side, अगर हाइड्रोजन हो तो डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। ये दो रूल है। तो यहां तो ऑक्सीजन ही है सिर्फ, तो क्या करोगे? बोलो किस साइड डालोगे? क्या हो रहा है? हाँ, MnO4 नेगेटिव, इधर Mn2 प्लस। सर राइट साइड में वाटर है, लेफ्ट साइड में 2H+। बेटा कितने वाटर? 4। जितने डेफिशिएंट हैं हाँ, अगर 4 ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो 4 वाटर ऐड करने हैं। अगर 1 ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो एक ऐड करना है और उसके डबल H प्लस आयन। समझ में आ गया बच्चे? जितने डेफिशिएंट हैं उतने ऐड कर दो। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। बेसिक मीडियम में ये रूल चेंज हो जाएगा, वो मैं बेसिक में बताता हूं बाद में। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और कितने? जितने डेफिशिएंट हैं नेगेटिव चार्ज या जितने एक्सेस में हैं पॉजिटिव चार्ज। फिर लिखो इसको MnO4 8H प्लस Mn2 प्लस। इस साइड कितने पॉजिटिव है? हाँ, इस साइड कितना पॉजिटिव है? 7 पॉजिटिव। इस साइड कितना पॉजिटिव है? 2। एक साइड 7 पॉजिटिव, एक साइड 2 पॉजिटिव। तो ये साइड पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हुई। कितना एक्सेस पॉजिटिव हुआ? 5। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए। खत्म, बात हो गया। और यहां से भी पता चलेगा कि n फैक्टर 5 है। ठीक है, अब दूसरा आप करके दिखाओ मुझे।
Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 प्लस। चलो करो, अलग से लिखो, कहीं भी लिखोगे बीच में आएगा। सर हो गया। बोलिए। सर Cr2O7 plus 14H plus 6 electrons और राइट साइड में gives 2Cr3 plus 7H2O। गुड। तो सबसे पहला काम क्या करना था? सबसे ऐड, पहले स्टेप 1 क्या था? सर क्रोमियम को बैलेंस वेरी गुड किया, क्रोमियम को बैलेंस करना था सबसे पहले। कितने क्रोमियम थे इस साइड? 2। मतलब कौन से एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? तो क्रोमियम था, क्रोमियम 2 थे, तो हमने यहाँ 2 क्रोमियम कर लिए। बच्चे यही गलती करते हैं, पहले क्रोमियम बैलेंस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ये हमें आ गया सब कुछ। तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हो, 11th की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो आराम से करना है, एक एक स्टेप करके। तो पहले एटम बैलेंस कर दिए अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन जहाँ डेफिशिएंट है वहाँ वाटर ऐड कर दिए। कितने डेफिशिएंट थे? 7, तो 7 वाटर ऐड कर दिए और 14H+ ऐड कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया? व्हाट इज द टोटल चार्ज? ये -2 और +14, तो +12 चार्ज हुआ ऑन द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, ठीक है। और इस साइड कितना चार्ज हुआ? हाँ, +6, बिकॉज इट इज Cr3+ और देयर आर 2 Cr3+ एंड देयरफॉर +6। तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हुआ लेफ्ट साइड, और कितना एक्सेस में हुआ? 6, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे डाइक्रोमेट आयन पे कितना चार्ज है? -2, और एक H पे +1, तो 14 का +14 हो गया, तो -2 + 14 तो +12 आया ना। और इधर एक क्रोमियम पे +3 था और क्रोमियम है 2, तो टोटल कितना हो गया? +6। इसलिए, और एक्सेस में यहाँ +12 है, +6 है, हो गया इतना, ठीक है। ये जो मैंने किया, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड बोलते हैं बैलेंसिंग का? यहां हमने ऑक्सीडेशन नंबर कहीं यूज ही नहीं किया, तो इसको बोलते हैं बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग का दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। और पार्शियल इक्वेशन मेथड भी बोल देते हैं इसको। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करें, चलो उसको बाद में बताता हूं, पहले बेसिक मीडियम में बता देता हूं आपको। तो बेसिक
कौन सा बेसिक? वीकली बेसिक। और न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल एंड वीकली बेसिक मीडियम जो होता है उसमें जो MnO4 नेगेटिव है ना, दैट विल गिव MnO2। तो दो जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप है ना बेसिक मीडियम में, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप रिमेन सेम, बट सेकंड स्टेप जो है ना बेसिक मीडियम में क्या होगा, अब H2 ऐड करने हैं टू द साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप H2 ऐड करोगे टू द साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड डबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन to the opposite side। और हाइड्रोजन की बात, तो जितने एक्सेस है उतने ऑक्सीजन ऐड हाँ जितने एक्सेस में है, और ऐड H2O टू द साइड deficient of hydrogen and equal number of OH negative ions to the opposite side। इक्वल नंबर। तो अब आपके पास है MnO4 नेगेटिव टू MnO2। बोलो किस साइड ऐड करूं? मैग्नीज तो पहले से बैलेंस है। फर्स्ट स्टेप इज सी द नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स एंड बैलेंस देम। इधर भी एक मैग्नीज, उधर भी एक मैग्नीज, तो मैग्नीज तो बैलेंस है, बट इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, इधर कितने हैं? तो क्या करोगे? 2H2 ऐड कर दिए, बोलो तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? लेफ्ट साइड 3 हाँ 3 हाँ सर ऐड कर दो, है ना, क्योंकि ये जो साइड है, इस साइड टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -1, और इस साइड टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -4। तो -1 और इधर -4, तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करते हैं? टू द साइड एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डेफिशिएंट ऑफ नेगेटिव। तो कितने डेफिशिएंट है नेगेटिव चार्ज? तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इसका n फैक्टर हुआ 3। और वैसे भी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं तो देखो ये है +7 अभी किया था, और ये कितना हो जाएगा? +4। कितने का चेंज हुआ? 3 का। तो इसका n फैक्टर होगा 3। तो ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में आपको मैंने बैलेंसिंग बता दी आज। इसके डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे हम पूरे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप बैलेंसिंग तैयार कर लेना। और बैलेंसिंग में देखो, ये तो हमने एक ही रिएक्शन लिखा ना, जैसे रिएक्शन होता MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2+, ऐसे 12th में आता है ना कंप्लीट द रिएक्शन, और 11th में आता है कि बैलेंस करो। तो क्या करना है आपको?
दो रिएक्शन अलग अलग लिख लेने हैं पहले। MnO4 और मीडियम एसिडिक मान लिया, ऐसे दिया होगा मीडियम। तो MnO4 नेगेटिव जो है, बताओ MnO4 नेगेटिव से क्या बनेगा एसिडिक मीडियम में? Fe2+ से बन जाएगा Fe3+। और MnO4 नेगेटिव से क्या बनेगा? Mn2+। अभी बताया था ना कि एसिडिक मीडियम होता है, तो हमेशा याद रखना है कि MnO4 नेगेटिव से Mn2+ बनता है, ठीक है ना। तो इसको तो इंडिविजुअली दोनों को बैलेंस कर लो। 4H2O 8H+, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। Fe2+ से Fe3+, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन किस साइड? एटम तो बैलेंस ही है। हाँ, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड +2 चार्ज है, राइट साइड +3 चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो ये दो हाफ रिएक्शन हो गए हमारे, तो इसलिए उसको पार्शियल इक्वेशन मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं हम। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड और बैलेंसिंग। तो पहले मैं 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए और इलेक्ट्रॉन लूज कितने किए? 1। एक्चुअली ये रिएक्शन कौन सा होगा? रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? लूज। तो इनटू क्या हो जाएगा? 5 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? MnO4 नेगेटिव 5Fe2+, 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज। हो गए Mn2+, 5Fe3+, 4H2। तो ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझे बच्चों? तो इस तरह से यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। ओके, चलो एक और करवाता हूं। MnO4 नेगेटिव, ये KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन याद है? चलो इसको बैलेंस करो। तो मैं दोनों रिएक्शन लिख देता हूं, आप मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन बताना। आई नीड आंसर फ्रॉम 11 स्टैंडर्ड, क्योंकि 12th में होंगे या रिपीटर होंगे वो तो कर ही लेंगे आई होप। तो याद रखना ऑक्सालेट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलो पहले इंडिविजुअल इक्वेशंस बैलेंस करो। एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले वो करना है कि पहले कुछ भी कर दोगे?
जैसे बेटा ये लास्ट C2O4 2 नेगेटिव टू CO2 वाला किया किसी ने? ये तो पहले से आता ही है आपको। 4H2O ऐड करोगे। ओके, एक मिनट पहले मुझे जिसने कर लिया वो हैंड रेज करो। ओके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है गेन किया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाँ तो उसमें तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा 5। दोनों को बराबर करना है, कैसे करोगे? इसे 2 से इसे 5 से। बस, बाकी नहीं कर पाए? दो ही बच्चे साकेत? अच्छा कर रहे हैं, करो करो। चलो, भैवी और साई खाड़ीकर और अच्छा प्रांशुल भी आ गया। ओके ओके, साकेत का भी हो गया। ओके ऋषिकेश, ओके गुड। गुड, चलो तो मैं अब बता देता हूँ आपको कि C2O4 2 नेगेटिव था CO2, तो क्या करना था? बैलेंस करने थे एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या था? कार्बन। तो 2 कर दिए। तो जैसे हमने कार्बन बैलेंस किए तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। तो बचा क्या अब? चार्ज बैलेंस करना। तो इधर -2 है, इस साइड 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, हो गया। तो फिर नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2MnO4 नेगेटिव फाइव, ये 2 और 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बैलेंस करने हैं। तो 10 10 हो जाएंगे, 10 गेन 10 लॉस। जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतने लॉस होने चाहिए। प्लस 16 इधर 2Mn2 प्लस 10 CO2 8H2। अब देखो फाइनल चेक भी करना है आपको। फाइनल चेक कैसे करना है? कि दोनों साइड जो चार्ज है ना वो बराबर होना चाहिए। तो देखो -2 माइनस कितना हो गया? 10 प्लस 16 तो कितना हो गया? +4, उधर +2 × 2 +4, तो दोनों साइड +4 चार्ज है, तो इसका मतलब इट इज बैलेंस्ड, राइट? कर लोगे? ओके गुड। तो ये बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई आज। आप लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, चलो लिख ही देता हूं, I नेगेटिव प्लस I2। और डाइक्रोमेट हमेशा एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और नहीं तो ऊपर लिख देता हूं, चलो इसको बैलेंस करना। और दूसरा यस बेटा MnO4 नेगेटिव
आई नेगेटिव और एसिडिक नहीं, ये बेसिक मीडियम, MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव, ये दोनों को बैलेंस करके मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आपको, पहला क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। और समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Are we having tests this week? Yes, yes. This same topic, first chapter. Yes, yes. Means it is a combined test only. Every time it is combined test. Physics, chemistry, maths और जो भी बायोलॉजी भी है तो वो भी होगा, ठीक है। नहीं नहीं, बैलेंसिंग नहीं होगी, ये नेक्स्ट उसमें आएगा, ओनली अप टू फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन जरूर होंगे, पर दैट यू हैव टू चेक, ठीक है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आप कर चुके हैं, रिवीजन ही हो रहा है, मैं आई विल टेक अप दोज क्वेश्चंस, ठीक है, लिमिटिंग रेजेंट के नेक्स्ट क्लास में। बट इस बार देखो बिना उसके क्या करते हो आप, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही पर जो क्वेश्चंस है ना वो इस कैटेगरी में भी होंगे, मतलब सारा फर्स्ट चैप्टर पूरा ये समझ लो, ठीक है। उस तरह से तैयारी करना आप, ओके। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आप करके रखना, ठीक है। सर जो 12th टॉपिक वो भी आएंगे कि सिर्फ 11th टॉपिक? ओनली 11th, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय, वेलकम। हाँ बेटा, हाँ जी, बेटा मैंने बोला कि फर्स्ट चैप्टर जो है ना 11th का, वो करना है आपको कंप्लीट, उसके ऊपर ही टेस्ट होगा। चैप्टर 1 मतलब सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, संडे को बेटा, संडे, हाँ हाँ, ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी भाई, हेलो। सर आप जो बोल रहा हूँ, ओ बोल बेटा। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर, ये जो क्वेश्चन है सर ये तो बिल्कुल नहीं हो रहे जो स्टार्टिंग के 2 किए हमने। वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा लेवल अलग था, है ना, वो मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी नहीं हो पाएंगे आपसे। कि मुझे जैसे जो मेरा चैप्टर 1 था सर वो तो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा था, बट आज मैंने देखा तो वो तो फिर बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, वो चैप्टर 1 नहीं है, उसमें बड़ा कुछ और आया। अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने आपको उस पर क्या है कि इनके एडमिशन डाउट हो जाते तब तक, पर उसके बीच में आप आ गए ठीक है। पर ये बैलेंसिंग वाला, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट तो समझ में आया ना? हाँ सर वो तो पहले भी कराया था आपने। हाँ हाँ, तो वो तो हो गया ना। जी। हाँ, क्योंकि ये रिडॉक्स और फर्स्ट चैप्टर इकट्ठे ही चलते हैं, इसलिए हम ये दोनों चैप्टर इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये मतलब ओहो हो, आज बोलना तो पूछना तो भूल ही गया उनको मैं, कि तो भाई बोल रहे थे ना सैटरडे को क्लास का। अच्छा।
चलो मैं कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ना अभी, ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कुछ भी। किसका मतलब ये जो हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए, ये अभी आएंगे ना हमारे सिलेबस में आगे? हाँ हाँ अभी अभी तो आने हैं बच्चे, अभी अभी बड़ा कुछ बाकी है ना। यस सर। ये वो मैंने आपको 11th के हिसाब से करवाया ना बच्चे वो चैप्टर। तो सर जो टेस्ट है उसमें हमारे लेवल का होगा या फिर उस लेवल का होगा? ये एक्चुअली क्या मैं बताऊं आपको, ये एक अलग कोई एजुकेशनल सर्विसेज या कोई क्यूबिट ना, अच्छा तो वो जो उनका जो है ना वो आइसर का ये तैयारी करवा रहे हैं बच्चे ना, कर रहे हैं। तो वो मतलब मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है उसमें ना, मेरा सिर्फ रोल है कि पढ़ाना है इनको। अच्छा अच्छा। बाकी टेस्ट वेस्ट वो कंडक्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि वो फिर पेड है वो टेस्ट वेस्ट, इसलिए हम उनका टेस्ट वेस्ट नहीं लेंगे। अच्छा या मैं ऐसा बोल सकता हूँ उनको कि टेस्ट मुझे भेज दिया करो। इससे मतलब अगर हमारे लेवल का हो तो ठीक है। नहीं नहीं, क्योंकि वो क्या रिपीटर बैच है ना बच्चे, बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जो 12th कर चुके हैं, अच्छा इसलिए अच्छा। फिर ठीक इसलिए आपको मतलब वो टेस्ट आपको नहीं देने अभी, है ना। ठीक है। तो 11th के बच्चे भी हैं उसमें? 11th के हैं, है ना, पर वो बेचारे एक क्रश ही होंगे मुझे लगता है। हमारी तरह। हाँ नहीं नहीं, पर मैं तो आपको तो वो लेके जैसे ये जो टॉपिक शुरू किया मैंने, है ना, तो वो मतलब मैं जब इनको करवाऊंगा ना ये टॉपिक पूरा, है ना, यस सर। तो उसमें मैं ध्यान रखूंगा, रख ही रहा हूँ मैं। पर क्या है कि अगर डाउट कोई पूछता ना बच्चे और मैं ना बताऊं तो उसको लगेगा पता नहीं सर को नहीं आता होगा, हाँ जी हाँ जी। इसलिए डाउट में तो कुछ भी पूछ सकता है बच्चा। यस बाकी सर। जो मैं करवाऊंगा वो तो मुझे लगता है कि आपको आएगा समझ में, और यस धीरे धीरे ये पक्की होगी ना चीज़ें। अभी हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं ये समझो। यस सर। तो इसलिए आप अभी क्या करो, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर। पूरे एनसीईआरटी को एक एक लाइन से पढ़ना यस सर। है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये अभी तक तेरा काम है, जो अभी तक 2025 तक क्वेश्चंस आए ना जितने, यस सर। वो पूरे चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर हुआ तो उसके क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सेकंड यस। चैप्टर हुआ तो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो सेकंड के तो मैक्सिमम हो गए हैं। हाँ हाँ। फर्स्ट के ज़्यादा नहीं किए, फर्स्ट के करूँगा। फर्स्ट के देखो अभी इतना नहीं, पर थर्ड के कर लेना तो थर्ड के जितने थर्ड में मेरी एक्यूरेसी बड़ी कम आ रही है सर। है, थर्ड में मेरी जो एक्यूरेसी वो बहुत कम आ रही है। क्योंकि उसमें ऑर्डर ही ऑर्डर है बच्चा, यस सर। इसलिए वो कर मतलब थोड़ा तो टफ है चीज़ें ना, पर यस क्या है सर। एक बार अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा ना ठीक, तो हो जाएंगी, आई होप, यस सर हो जाएगा है ना। सर। चल ठीक ठीक है, ओके। ये बोल रहा है गाना सुनने के लिए टीवी में लॉगिन करना, कर लो। क्या लॉगिन कर लो, क्या लॉगिन कर लो, ये गाना सुनने का, क्या है ये। गाना सुनना यूट्यूब में सुन लेना गाने। तो अभी आपने इसमें भी डाउनलोड किए हैं? उसमें यूट्यूब में डाउनलोड नहीं होते म्यूजिक, इसमें डाउनलोड हो जाता है। होते हैं पापा। म्यूजिक देख लो यूट्यूब में डाउनलोड करके। इससे ज़्यादा ही होता है, फिर मैं थोड़ा सा भी करूँगा। ओहो हो, ये चलिया ना पद्म रोइया।